नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। कल बिहार में पहले फेज की वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई। ये चर्चा काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में और लोगों के बीच में है। इशारा किया जा रहा है कि परिवर्तन का ये इशारा है। खुद तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से मतदान हुए हैं, ये साफ दिखा रहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। लेकिन क्या ये सच है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं का वोट ज्यादा आया है जो वोट नहीं करते थे, या फिर ऐसा है कि त्योहार की वजह से वोट बढ़े हैं, या फिर ऐसा है कि प्रशांत किशोर जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, पलायन के, बेरोजगारी के और तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, उनके वोट्स बढ़े हैं और इन सब की वजह से बढ़ी है वोटिंग। 8 से लगभग 9%, करीब 9% वोट परसेंटेज बढ़ा है और ये इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा अभी तक की ये वोटिंग हुई है। तो हम बात करेंगे आज के शो में कि आखिर में ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इसका इशारा क्या है, 14 तारीख को आने वाले परिणाम पर इसका क्या असर होने वाला है। तो कुछ मेहमान हैं, उनसे परिचय कराते हैं। आज के शो में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, तो डॉक्टर संजय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर स्वागत है। विवेक जी हैं, जन स्वराज के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर। और आलोक वत्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सर स्वागत है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं, स्वागत है सर। पहला सवाल पंकज सर से ही करेंगे कि बिहार में जो बम्पर वोटिंग हुई है कल, जिस तरीके से वोटिंग का फ्लो दिखा, इसके मायने क्या हो सकते हैं, इशारा किस ओर है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वोटिंग की चर्चा हो रही है, ये जो हायर परसेंटेज है उसको लेकर के जो चर्चा हो रही है कि 64.66% वोटिंग का मतलब क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। दरअसल एक बात ये भी कही जा रही है कि 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए जो कि जेन्युइन नहीं थे, मर गए थे, पलायन कर गए थे, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, इसलिए उनका नाम हटाया गया और उनके नाम हटाने की वजह से भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बात तो ये कही जा रही है, लेकिन जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आप ये देख पाएंगे, क्योंकि मैं देख पाया, मैं बेगूसराय घूमा, मैं दरभंगा घूमा, मुंगेर घूमा, लखीसराय घूमा, इन इलाकों में घूमा, तो मुझे ये नजर जरूर आया कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट करने बाहर निकली हैं, युवा भी वोट करने बाहर निकले हैं और वोटिंग को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं एसआईआर के तहत, लेकिन इन सब के बावजूद वोटर परसेंटेज जो बढ़ा है उसकी बड़ी वजह क्या है? आपने सुना होगा जन स्वराज के सुप्रीमो जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं उनका यहाँ पर रुकना भी एक बड़ा कॉज है। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, क्योंकि छठ का समय था, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे और एक तरीके से जो तीसरा विकल्प तैयार करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की। सवाल उठता है कि ये विधायकों की संख्या में कितना दिखेगा, ये तो अभी कहना थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा, लेकिन जब परिणाम आएगा उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। पर प्रशांत किशोर भी कई सीटों पर विकल्प के तौर पर देखे जा रहे थे, ये हकीकत है। कम से कम फर्स्ट फेज में मैं कह सकता हूँ कि 30 से 31 ऐसी सीटें दिखाई पड़ी मुझे जहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज पार्टी, लड़ाई में बहुत तगड़े तरीके से दिखी। अगर मैं बेगूसराय की बात करूं तो चेरिया बरियारपुर में जबरदस्त लड़ाई में है प्रशांत किशोर की पार्टी। अगर मैं मुजफ्फरपुर सदर की बात करूं तो एके दास वहां जबरदस्त तरीके से लड़ाई में दिखाई पड़ते हैं। अगर मैं हसनपुर की बात करूं तो वहां भी लड़ाई में दिखाई पड़ते हैं। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लड़ाई में दिखाई पड़ते हैं, पर वो जीतेंगे या नहीं ये बात की बात है। और अगर कोई पार्टी लड़ाई में दिखाई पड़ती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका बड़ा मुद्दा क्या था। उसका मुद्दा था पलायन, कि भाई आप ट्रेन में ऐसे ही बोरों की तरह कोच करके, जो बिहारी शब्द है ना कि कोच करके भेजे जाते हो, वैसे ही आप भेजे जाते रहोगे, आपका कुछ नहीं होगा। तो क्या प्रवासी मजदूर ने वाकई इस बार मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है? मुझे लगता है
कि कुछ हद तक ये भी एक फैक्टर है, महिलाओं का बड़ी संख्या में बाहर आना वो भी एक बड़ा फैक्टर है, और युवाओं के बीच भी बिहार के भविष्य को लेकर के चिंता होना वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो कुल मिलाकर के कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। और हाँ, एक एसआईआर भी फैक्टर है। तो ये सभी फैक्टर का आउटकम है कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ देख पा रहे हैं अंकित। ठीक, आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वोटिंग का जो परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है, क्या इसमें एक चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का ऑफर किया, मतलब कि वो पहुंचे, अकाउंट्स में पहुंचे और वो लाभार्थी वर्ग है, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग भी उस उत्साह में गए हैं कि फिर से ये चीजें आए, पैसे आए, और दूसरे भी इशू हैं। आपको क्या लगता है कि मजबूत इशू क्या हो सकते हैं? सर माइक म्यूट है, सर माइक म्यूट, माइक म्यूट है। ठीक, बोलिए हेलो, अब बोलिए। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही है। देखिए, अभी जो पंकज जी ने कहा, हाँ। मैं उनकी बातों से काफी हद तक सहमत हूं हम्म। कि छठ के वक्त अधिकांश लोग, हम्म। खासकर मजदूर वर्ग या हम्म। जिसको आप कहें कमाऊ वर्ग, हम्म। बिलो 30, 35, 40,000 रुपीज का जिसको सैलरी का स्ट्रक्चर हो, वो हम्म। सारे बिहार को लौट जाते हैं। हम्म। और इस बार अभी तक वो लोग नहीं आए हैं क्योंकि वो हम्म। वोट देकर आएंगे। हम्म। इसका इसका एक प्रमाण भी मैं दे सकता हूँ। मेरी फैक्ट्री हम्म। में कम से कम 300 आदमी है जो अभी नहीं पहुंचा है, और जब उससे बात होती है तो वो कह रहा है कि बस वोट डाल के आ जाएंगे। एंड दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर बिहार। 6 तारीख को कहीं कुछ वोटिंग हुआ तो ट्रेन पकड़ रहे हैं, और जो 11 तारीख को वोटिंग होगा वो 12 को ट्रेन पकड़ेंगे। हम्म। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो वहां का वोट परसेंटेज बढ़ गया है। ये हम्म। लोग, अब हाँ, इनमें से कुछ लोग जाते वापिस, लेकिन जिस परसेंटेज में ये लोग गए हैं अभी और वहां रुक हम्म। गए हैं, वो परसेंटेज नहीं होता अगर 15, 20 दिन 22 दिन बाद अगर चुनाव होता तो। सवाल ये और है सर दूसरा कि जो फिर एक ये सबसे बड़ा बदलाव का फैक्टर इशारा है, इससे हम कैसे मान लेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो मजदूर वर्ग या जो लोग रुके हैं, वो लोग अगर वोट कर रहे हैं तो ये किसी खास पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो सकता है? नहीं नहीं, दे आर ऑल सेपरेटेड कास्ट वाइज। वो बिल्कुल शुद्ध कास्ट पर वोट करने वाले लोग हैं। शायद उसमें 2-4% हो जो कुछ हम्म। और कारण से करे, लेकिन रेस्ट सब कास्ट पे वोट करने वाले लोग हैं। और हम्म। दूसरी चीज, जो ये 10-10 हजार रुपया मिला है, हम्म। ये समझिए कि हम्म। बहुत बड़ा काम कर गया है इन फेवर ऑफ नीतीश कुमार एंड एनडीए। लोगों को अपेक्षा है कि ये अगर वापिस आएंगे तो और 10-10 हजार मिलना चालू हो जाएगा। हम्म। तो जिस गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, हम्म। अब उससे व्यापार क्या हो सकता है ये मैं नहीं मालूम, मैं नहीं उसका आकलन कर सकता हूँ समुचित ढंग से कि भाई कोई बकरी खरीद लिया या मुर्गी खरीद के एकाएक वो व्यापारी बन जाएगा। लेकिन कुछ हद तक उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा संजीवनी हो गया है। जो दिहाड़ी मजदूर है, जिसका मर्द या जो खुद औरत 200-300 रुपया कमाती है, 350, उसको एकाएक 10 हजार मिलना एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। और ये जो लाइन हम देख रहे थे चारों तरफ, उसमें पुरुषों से लंबी लाइन औरतों की थी, और ये औरतों का वोट मेरी अपनी समझ में नीतीश कुमार के नाम पर उनको जाने वाला है। क्या होगा? ठीक, ठीक है, ठीक है। और मैंने तीसरी बात जी। कि जितना लोग जन स्वराज को हल्के में आंक रहे थे, हम्म। तो हवा हो जाएंगे, 2-4 हजार वोट पर इनके कैंडिडेट रह जाएंगे। कुछ बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसियों का मैंने जायजा लिया है, कहीं कहीं तो ये जीत रहे हैं, लेकिन हार का बहुत बड़ा कारण ये बन जाएंगे, ये मैं आपको बता बीजेपी के देता हूँ। लिए, एनडीए और के लिए। हार का कारण बनेंगे 75% एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए
और 25% महागठबंधन के कैंडिडेट के लिए। बहुत जगह जैसे मुजफ्फरपुर का इन्होंने जिक्र किया अभी पंकज भाई ने, अच्छा खासा वोट दास साहब को मिल रहा है, और जो वोट डॉक्टर दास को मिल रहा है उसमें 70% वोट, 75% वोट एनडीए का वोट है। हाँ, ठीक है। तो इस विवेक जी तरीके जुड़े हुए से हैं जनसुराज से। बहुत जगह तो ये जीतने की भी पोजीशन में है। हाँ, जहां से बीना देवी की बेटी लड़ रही है, वहां से अशोक सिंह जो इनके कैंडिडेट है वो फ्रंट रनर है। लेकिन कितना सीट इनको पूरे बिहार पर मिलेगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके लोगों को भी लोग बहुत जगह सीरियसली ले रहे हैं। समस्तीपुर में दलसिंह सराय वगैरह में भी जो इनका कैंडिडेट है वो फॉर्मिडेबल पोजीशन में है। ठीक, मैं विवेक जी के पास चलता हूं। विवेक जी जनसुराज से जुड़े हैं और इसीलिए मैंने जोड़ा है इनको, क्योंकि जब वोटिंग परसेंटेज की बात हुई तो जो 3-4 फैक्टर्स हैं उसमें से जनसुराज एक बड़ा फैक्टर उभर के सामने आया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जनसुराज के वोटर्स, कुछ ऐसे भी बहुत सारे वोटर्स हैं जिन जो चुनाव में को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते, या उनको लगता था कि वोट क्या करने जाएं, वो रुके वोट करके गए क्योंकि पलायन जैसे मुद्दे भी थे। लेकिन विवेक जी, एक बात ये भी आलोक जी ने भी कहा, पंकज सर ने भी कहा कि ये बड़ा मुद्दा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजना चलाई वो उनके अकाउंट्स में गया, और कई जगहों पे जो मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि महिला इस बार और ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट की हैं वोटिंग में। दूसरी चीज़ ये कि जो लेबर रुके भी हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि वो सारे जनसुराज के ही वोटर्स होंगे? ऐसे में आप सिर्फ क्या एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं या 4 सीटें जीत भी रहे हैं, या वो जो जनसुराज की अर्श वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं दिख रही है? क्या अर्श की स्थिति है या 10-15 सीटों पर आप जीतने की स्थिति में है? बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मत दिया है कल। तो ये अनुमान लगा पाना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो हवा में तीर मारने वाली बात है। तो मैं कोई ऐसी बात करूंगा नहीं। ठीक, ये जरूर है कि आजादी के बाद बहुत बड़े स्तर पर वोटिंग हुई है, और ये दिखा रहा है कि बिहार की जनता में कहीं ना कहीं वोटिंग को लेके उत्साह बना है, बदलाव की भावना है। एक विकल्प आने के कारण लोग जिस बंधुआ मजदूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी में फंसे हुए थे कि भाजपा वाले आकर राजद का डर दिखाते थे, और राजद वाले आके भाजपा का डर दिखाते थे, और मुफ्त में जो वोट मिल जाता था, जो मुफ्तखोरी की वोटिंग की जो प्रचलन चली हुई थी, उसको कहीं ना कहीं जनसुराज ने खत्म किया है। तो जनसुराज किसका नुकसान कर रहा है ये तो आप जैसे विश्लेषक बताएंगे, लेकिन जनसुराज बिहार की जनता का फायदा कर रहा है, बिहार की जनता को जीत रही है, वो जरूर हो रहा है। और वो मैं इस बात से बताऊंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वोटिंग हुआ है तो ये प्रो इनकम्बेंसी है, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आप या तो बिहार की महिला को बहुत बेवकूफ मान रहे हैं कि बिहार की महिला 10,000 रुपया लेकर तैयार हो गई है कि अगले 5 साल मैं गरीबी में रहूंगी, अपना इंदिरावास बेच दूंगी, अपना राशन कार्ड में जो चल रहा है घूसखोरी उसको चालू रखा जाएगा, राशन कार्ड को गिरवी रख दूंगी, या तो अपना 5 साल का भविष्य वो 10,000 में गिरवी रखने के लिए तैयार है। आप मान रहे हैं कि बिहार की महिला इतनी बेवकूफ है कि चुनाव ये के तो 2 आपके महीने हिसाब से होगा ना। 10,000 रुपए मिल रहा है और 5 साल भविष्य देख रही हैं, अब आप कह रहे हैं कि बेवकूफ या तो हो सकती है, तो ये विश्लेषण आपका हो सकता आप मेरी है बात अंकित भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये मान रहे हैं कि बिहार की महिला इतनी बेवकूफ है कि 20 साल अपने बाल बच्चे को बाहर पंजाब तमिलनाडु में गाली खाते हुए 10,000 रुपए के लिए हड्डी गलाते हुए देख रहे हैं अपने पति को, अपने बाल बच्चों को, और 10,000 रुपया में अगले 5 साल गिरवी रखने के लिए तैयार हो गई हैं, तो अब तो आप जो बात कर रहे हैं वो सही हो सकती है। लेकिन हमें लगता है कि बिहार की जनता बहुत सशक्त है, बुद्धिमान है, उसके पास ये समझ है कि ये ठगी वाली बात है, ये घूसखोरी वाली बात है, ये 5 साल हमसे घूस लेंगे तो वोटिंग के पहले हमको घूस दे रहे हैं। और जो बिहार के युवा है, आप बोल रहे हैं किसको वोट देंगे, तो अगर वो छठ के बाद घर छोड़ के नहीं बाहर जाना चाहते हैं, अगर वो दिल्ली बंबई में गाली नहीं सुनना चाहते हैं, तो बदलाव के लिए वोट देंगे। और बदलाव कैसे होगा? जंगल राज सबने देख रखा है, जंगल राज किसी को चुनना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो जनता का राज चुनेंगे। लेकिन ये सब विमर्श की बात है, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। एक बात स्पष्ट है कि 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। 14 तारीख को बदलाव तय है और 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। अब ये इतिहास कितना पुराना लिखा जाएगा ये भी डिपेंड करता हो सकता है कि 15 साल का 20 साल का इतिहास बदले, तेजस्वी यादव आ जाएं, ये भी तो हो सकता है। मैं पहले भी आपके चैनल पे बोला हूं, जब ऐसे चुनाव होते हैं तो चमत्कारी चुनाव होते हैं। कोई विश्लेषक
ये नहीं बता सकता है कि क्या होने वाला है। बिहार की जनता जादूगर की भूमिका में है और 14 को आपको जादू दिखाएगी। अब 14 तक इंतजार कर लेते हैं। लेकिन ठीक। बदलाव तय है। बिहार की हम्म। जनता ने इस बार गरीबी से निकलने के लिए वोट दिया है। बिहार की जनता ने बेरोजगारी से निकलने के लिए वोट दिया है। बिहार की जनता ने भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर वोट दिया है और बिहार की जनता ने पलायन को हराने के लिए वोट दिया है। ये लगभग लगभग तय है, आप जिससे बात कीजिएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर संजय जी से बात करता हूं। सर, विवेक जी ने भी कहा कि जो 10,000 रुपए मिलेंगे अगर उसके नाम पे वोट करते हैं तो बड़ी भूल होगी। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो क्या होंगे, लेकिन बाकी और भी जैसे जो मजदूर रुके हुए हैं, ये माना जा रहा है, ये सब कह रहे हैं कि छठ पे जो मजदूर आए थे उनमें से बड़ी तादाद में लोग रुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जो जो भी ऐसे हैं जो परमानेंट जॉब वाले लोग नहीं हैं, जो साल के 12 महीने नौकरी नहीं करते हैं, जो 3 महीने 4 महीने कमा के आते हैं फिर जाते हैं, ऐसे लोग रुकते हैं आते हैं। तो कोई हो सकता है कुछ और भी तमाम लोग होंगे जो धान कटने तक भी रुके, खेती अपना निपटा के, काम धाम निपटा के फिर कमाने जाएं। तो क्या हम मान लें, ऐसा माना जाए कि ये सारे वोटर जो हैं वो पलायन और इन तमाम मुद्दों पे ही वोट किए होंगे, या फिर आपको लगता है कि उसके पीछे वो अलग अलग जगहों पे भी गए होंगे? और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आपके हिसाब से किसको ज्यादा मिल सकता है? देखिए अंकित, विवेक जी जो कह रहे हैं उसको मैं एक मायने में बहुत सही मानता हूं कि विवेक जी ने ये जरूर कहा है कि अब लोगों को एक विकल्प दिखाई पड़ रहा है, कि एक विकल्प और है। जन स्वराज की चर्चा हो रही है और मैंने आपको कहा कि मेरी नजर में, मेरे विचार में 30-31 सीटें पहले फेज में ऐसी सीटें हैं जहां पर जन स्वराज भयानक तरीके से लड़ाई में है। और मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर मैं एक सीट बेगूसराय में हूं फिलहाल, और मैं अगर एक सीट की बात करूं यहाँ चेरिया बरियारपुर, तो सीधे तौर पर लड़ाई में वो जीत भी सकते हैं, वो रनर भी रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है। जन स्वराज की चर्चा है, पर क्या ये पार्टी स्टेबल है? क्योंकि ये पार्टी नहीं है। और ठीक है, एक आम आदमी पार्टी इसका उदाहरण है कि पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और वो सरकार बनाने और उस स्थिति में आ जाती है। लेकिन अगर हम जन स्वराज की बात करें तो लोग चर्चा हर जगह करते हैं। प्रशांत किशोर का बहुत जगह, बेगूसराय में भी आए प्रशांत किशोर, उनका जोरदार वेलकम हुआ। लेकिन 7 सीटों में अगर प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार कहीं लड़ाई में है तो एक जगह लड़ाई में है और एक जगह आप कह सकते हैं कि थोड़ा उनका असर है, वो दूसरा है तेगड़ा। अब अगर मैं एक और सीट की बात करूं, मटियानी की बात करूं, तो उम्मीदवार बेहद कॉम्पिटेंट है, उनका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन है, लेकिन वो सीधे चुनावी मैदान में उतरे और उस उम्मीदवार की पहचान, लोग उनका काम जानते हैं पर उनको पहचान भी नहीं पाए। तो ये इस तरह के ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देख करके अभी ये कहना बड़ा ही जल्दबाजी होगा कि वो जितने वोटर रुके हैं वो जन स्वराज को ही वोट करेंगे, क्योंकि जन स्वराज ने उनको ये समझाया है कि भाई तुम्हारा पलायन हो रहा है, तो पलायन हो रहा है उस बात को वो मान रहे हैं। पलायन मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, पर इस मुद्दे की वजह से क्या वो जन स्वराज को ही वोट करेंगे हर जगह पर? ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि बहुत सारी सीटों पर लड़ाई में है, जन स्वराज की चर्चा है, और मैंने आपको कहा कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बड़ी चीज होती है और वो शायद अगले चुनाव में दिखाई पड़ेगा, उसका असर दिखाई पड़ेगा अगर इसी तरीके से जन स्वराज फील्ड में बना रहता है। तो अभी मैंने एक जिले की बात की, अगर मैं लखीसराय जिले में चला जाऊं तो कहीं भी लड़ाई में नहीं दिखता है जन स्वराज। आपको बता दूं, मुंगेर में लड़ाई में नहीं दिख रहा है कहीं भी जन स्वराज। तो इसलिए पर लोग प्रशांत किशोर की बात तो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मजदूर जो यहाँ रुके हैं और वो पलायन से त्रस्त भी हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये मजदूर जन स्वराज को ही वोट करेंगे? इसकी संभावना मुझे 100% के तौर पर तो नहीं दिखाई पड़ती। अगर हम 80%, 70% भी कहें तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जन स्वराज की चर्चा जरूर है, उनके मुद्दे की चर्चा हर जगह पर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक महिलाओं का सवाल है तो देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि महिलाओं के पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ होता नहीं है। गरीबी इस कदर बढ़ा हुआ है कि महिलाएं इस तरीके से भी प्रबुद्ध नहीं है कि वो तुरंत इस लेवल पर सोचना शुरू कर दे कि 10,000 हमें मिला है तो 10,000 की, ये 10,000 एक तरीके का सरकारी रिश्वत है।
अगर हम उसको उस नजर से भी देखें तो ये सरकारी रिश्वत है और हमारे फ्यूचर को बर्बाद और बदनाम करने के लिए किया गया है। जहां तक मैंने बहुत जगह महिलाओं से बात की तो मुझे एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ा कि नीतीश कुमार के लिए महिलाओं में लाइकिंग है। बहुत सारे ऐसे, आप जीविका दीदी की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन जो 400 से 1100 रुपए बढ़ा दिया गया, उसका भी असर मुझे फील्ड में दिखाई पड़ा। लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। और एक जो बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को लेकर के नाराज दिखाई पड़ रहे थे, जो कि एनडीए को वोट देना चाहते थे पर नाराज दिख रहे थे कि नीतीश सीएम होंगे या नहीं। उसका भी कंफ्यूजन साफ तौर पर दिखाई पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनडीए के पक्ष में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनडीए के विरोध में जाते हैं। फिर इनर पार्टी जो टसल होता है गठबंधन के भीतर, वो भी मुझे बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ा है। इसलिए जो विवेक जी कह रहे हैं कि अगर इसको बिल्कुल ये एक जनरलाइज करके कह दिया जाए कि ये इतने परसेंट वोट बढ़े हैं तो एक ही पार्टी के पक्ष में, ये कहना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आई हैं वो बड़ा तबका वोटर नीतीश कुमार का है, ये मुझे जमीन पर साफ दिखाई पड़ा। जहां ठीक है तक सर। मजदूरों का सवाल है तो वो किसको वोट करते हैं, ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो किसको वोट करते हैं, ये पुख्ता तौर पर परिणाम आने के बाद ही साफ तौर पर कहा जा सकता है। बिल्कुल सर। मृत्युंजय शर्मा जुड़ गए हैं सर, स्वागत है मृत्युंजय जी। मैं डॉक्टर संजय से सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। संजय सर, जो चीज़ें चल रही हैं कि अब अभी पूरा जो चर्चा का विषय आया कि पलायन है और जो मजदूर आए हैं, और वही सेम सवाल, वो पिछला सवाल आपसे भी था कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक तरफ वोट जा सकता है और ये मुद्दे हैं, क्या हम माने कि ये मुद्दे हैं? और फिर एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि जब एंटी इनकम्बेंसी की ही बात आती है तो फिर बिहार पे जो सेकंड की पार्टी है तेजस्वी यादव, जिनका नेतृत्व है, जो सीएम फेस हैं, ये भी तो मुद्दा हो सकता है कि जो यूथ है वो रोजगार के लिए ज्यादा संख्या में निकले या सत्ता परिवर्तन की बात करे, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उधर नहीं हो सकता है? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी दोनों के अपने अपने केस स्टडी, और हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है वो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि अलग हाँ। अलग इसके केस स्टडी रहे हैं। अब 2013 में 65.6% वोट दिल्ली के लोगों को मिला, दिल्ली के लोग मतदाता ने दिया, सरकार बदल गई। 84% ममता बनर्जी लाई पश्चिम बंगाल में, सरकार बदल गई। 77 में इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ में वोट मिला और वो सरकार बदल गई। मोदी जी की जब सरकार आई थी तो 66% मतदाताओं ने वोट किया था। लेकिन वही ममता बनर्जी 2016 में 83% वोट लाती है और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी हो जाता है। उड़ीसा में 73% ला करके और इनका नवीन पटनायक जी की सरकार बच जाती है। तो हम इस केस स्टडी को इस रूप में नहीं देखते हैं कि जो वोट बढ़ा है वो एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है। अभी थोड़ा हम लोगों को और भी एनालाइज करना होगा चीजों को। हम महिलाओं के वोट को देख रहे थे, 66.5% जो वोट पोलिंग है, 66 या 64% जो भी है, अलग अलग एवरेज में, उसमें 61.5% पुरुष मतदाता ने मतदान किया और 69% महिलाओं ने मतदान किया। 8% का अंतर है, एक बड़ा अंतर है। मैं इस अंतर को वो छोटा अंतर नहीं मानता हूँ। 8% अधिक महिलाओं का मत देना, वो हम नहीं अभी कोरिलेट कर पा रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हाँ, इस चीज को हमने देखा कि अगर मतदान का ये देखिएगा, काउंटिंग कीजिएगा, तो 1,22,00,000 पुरुष मतदाता भी हैं और 1,22,00,000 महिला मतदाता भी। मतलब कि वहां पर नंबर्स में बहुत वेरिएशन नहीं है। पुरुष बिहार में 54-55% है, 45-46% महिलाएं हैं।
तो महिलाओं का जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है, फिर जब उस नंबर में आप उसको देखेंगे तो दोनों बराबर पर आ जाते हैं। 1 करोड़ हम्म, 22 लाख और महिला हम्म, भी 1 करोड़ 22 लाख। हम्म, उनका प्रतिशत अधिक दिख रहा है, लेकिन हम्म, काउंटिंग में वो नहीं दिख रहा है। हम चीजों को 2 तरीके से देखते हैं। अभी बात हो रही थी कि ये 10,000 रुपए की राशि से हम्म, महिलाओं का मन मस्तिष्क थोड़े बदल जाएगा, उनसे हम्म, थोड़े उनका ये हो जाएगा। नीतीश कुमार की योजनाएं लगातार 6 से चल रही है। हम्म, नीतीश कुमार कोई 2025 में 10,000 रुपए की राशि डाल करके वोट नहीं खरीद लिया। वो हम्म, चाहे साइकिल पोशाक योजना हो, नगर निकाय में 50% रिजर्वेशन की बात हो, हम्म, 35% लड़कियों को रिजर्वेशन की बात हो, ग्रेजुएट पास लड़कियों के लिए 50,000 रुपए की बात हो, हम्म, डोमिसाइल नीति की बात हो, ये हम्म, योजनाएं लगातार चल रही हैं। तो जब चल रही है तो उसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम्म, 10,000 रुपए की राशि डाली गई उनके खाते में कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको डाला गया है। 6 महीना के बाद 2 लाख रुपए की राशि और दी जाएगी। ठीक, अब ठीक है, वो चुनाव के वक्त में पार्टियां डालती हैं तो मानती ही है कि ये राशि भी उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। अब वो हम्म, कितना अचार पापड़ बना पाएगी, कितनी बकरियां खरीद पाएंगी, उससे ज्यादा मतलब है कि हम्म, महिलाओं को लगा कि हमारे खाते में ये पैसा आया। और इसका हम्म, एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है, हम्म, वो आपने देखा झारखंड में। जैसे ही मैया सम्मान योजना की राशि गई, एंटी इनकम्बेंसी जो था वो डाइल्यूट हो गया। हम्म, ये कितनों जमाई गांव और कुछ कुछ इन्फिल्ट्रेटर की बात कहते रहे, वो हम्म, चाहे अर्बन डिस्कोर्स हो चाहे रूरल डिस्कोर्स हो, दोनों हम्म, जगह महिलाओं का वोट मिला हेमंत सोरेन को। हम्म, महाराष्ट्र में हम्म, वो डिस्कोर्स में चीजें आ गई। वो 1,500 रुपए की राशि थी, लेकिन वहां के डिस्कोर्स में चीजें आ गई। हम्म, तो महिला मतदाता हम्म, अपने हिस्से में जो रोशनी देखी, उसका लाभ मिला है। और एक चीज ठीक, और मैं स्पष्ट कर दूं, जिसकी बात जी, हो रही है कि क्या हम्म, ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत इनके पक्ष में है, उनके पक्ष में है, उनके पक्ष में है, हम्म, एसआईआर का इम्पैक्ट है। और हम्म, चाहे वो माइग्रेटरी लेबरर्स हों, हम्म, चाहे आम आदमी हो। कल मैं देख रहा था, कतारों में अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे। हम्म, एक उनके मन मस्तिष्क में बात आई 65 लाख वोट कटने के बाद, कि हम्म, अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो हम्म, हम वेलफेयर स्कीम से वंचित हो जाएंगे। मतलब हम्म, वोटर लिस्ट में हम नहीं गए, मेरा नाम कट जाएगा। मान लिया जाएगा कि वोट ये कास्ट नहीं करते, इसका मतलब कि ये यहाँ के मतदाता नहीं है, कहीं और के मतदाता है। हो सकता है कि कोई रिवीजन हो और उसमें मेरा नाम कट जाए। ये हम्म, गरीब गुरबों के मन में ये बात आई, और हम्म, इस वजह से आपको देखने होंगे कि घरों से अधिक संख्या में लोग निकले कि नहीं, हम वोट डालेंगे, मतदाता सूची में मेरा नाम होगा, तभी तो हम वेलफेयर स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। हम्म। और इस वजह से थोड़ा वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हुए लेकिन दिख आप रहा कह रहे हैं कि है। तो शायद महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। 8% 8%। तो फिर मेरा परसेंटेज सवाल, मैं अगला परसेंटेज सवाल मृत्युंजय जी के पास चलूंगा। मृत्युंजय जी, अगर डॉक्टर संजय बोल रहे हैं कि 8% महिलाओं का पुरुषों की तुलना में ज्यादा बढ़ा है, विवेक जी से भी बात हुई, आलोक जी से भी बात हुई और पंकज सर से भी बात हुई, तो ये आ रहा है कि अगर जो लेबर क्लास है, अगर वो रुका है, वोट करने के लिए रुका है, तो फिर क्या वो तो मैक्सिमम मैक्सिमम वो पुरुष ही होते हैं, और या आप कह लीजिए कि अधिकांश, अगर 95-98% जो घरों को छोड़कर जाते हैं वो पुरुष ही होते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज तो उनका बढ़ना चाहिए। महिलाओं को बढ़ाए अगर, तो फिर इशारा तो किसी और हो है। आपका क्या अनुमान कहता है कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं इतने ज्यादा, तो जो कहा जा रहा है कि 5% से ज्यादा जब उछाल होता है तो सत्ता परिवर्तन या कुछ नया इशारा करता है, लेकिन इस इस बार जो वोटिंग पैटर्न है उससे आपको क्या अनुमान लगता है? अंकित जी, मैं जहां तक महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग डिफरेंस की बात है, तो ये हम्म, डिफरेंस नया नहीं। इनफैक्ट आप 2010 से देख लीजिए, हर एक चुनाव में, विशेषकर हम्म, विधानसभा चुनावों में, जो हम्म, महिला मतदाता है उनका वोटिंग प्रतिशत 4 से 5% ज्यादा रहा है पुरुष मतदाताओं के कंपैरिजन में। और उसका हम्म, बहुत, आप एक अगर कोरिलेशन निकालेंगे, तो जो पहले टर्म में ही नीतीश जी के एक प्रकार हम्म, से जो महिलाओं के वेलफेयर स्कीम्स लाए गए थे, जो हम्म, जैसे डॉक्टर संजय भी बता रहे थे, वो सबसे पहले वो साइकिल और पोशाक वाली योजना आई थी। उसके बाद पंचायत में जो रिजर्वेशन आया था उनके लिए 50%। तो एक हम्म, प्रकार से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। उनकी हम्म, नीतीश जी के प्रति एक जो स्नेह वाला भाव बोलूंगा, वो है। तीसरा, सुरक्षा की भी हम बात कई बार छोड़ देते हैं। देखिए, हम कभी भी कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात करते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा
नहीं होने और होने में डिफरेंस महसूस कर पाती है तो महिलाएं महसूस कर पाती है। पुरुष तो किसी तरह फिर भी काम चला लेते हैं। तो अब महिलाओं से बात करेंगे तो सुरक्षा की भी वो बहुत बात करती है। और इसीलिए अब 2010 से एक पैटर्न देखेंगे कि उनका वोटिंग परसेंटेज हमेशा 4 से 5% ज्यादा रहा है पुरुषों के कंपैरिजन में बिहार इलेक्शंस में। इस बार वो और ज्यादा आप देखेंगे एक्सेंचुएट हुआ है, 8% गया है। मुझे लगता है उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर, इनफैक्ट सब लोग बता ही रहे, जो अभी 10,000 रुपए ट्रांसफर है उसका फैक्टर है। जब हम जमीन पे बात कर रहे हैं, लोगों से, महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो तीन चीजें जो सबसे ज्यादा निकल के आ रही है, 10,000 रुपए की बात सबसे ज्यादा निकल के आ रही है। जितनी भी वृद्ध महिलाएं होती हैं वो 1100 रुपए के पेंशन की बात जरूर करती हैं, वो बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है। और तीसरा, एक जो सुरक्षा व्यवस्था की बात, जनरल पीस की बात, वो भी खास करके वैसे इलाकों में अगर जाएंगे, जैसे मैं अभी अरवल में हूँ, आप मगध क्षेत्र में घूम जाएंगे तो सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा प्रीमियम है। पैसे भी मत दीजिए, शांति से रहने दीजिए, तो यही अपने आप में वो बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो इसको मैं थोड़ा कोरिलेट करता हूँ जो महिला टर्नआउट। जहां तक वैसे लोगों की बात है जो दूसरे शहरों से पलायन करके आए हैं और रुके हैं, देखिए बहुत सारे लोगों को मैं जाता हुआ भी देख रहा हूँ, क्योंकि छठ था 28 तारीख को, पहला वोटिंग है 6 तारीख को। जो इस तबके के मजदूर हैं, जो जो एकदम ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स जो हम बोलते हैं, 8 दिनों की एक्स्ट्रा लीव वो सिर्फ वोटिंग के लिए ले, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में और 5 दिन जोड़ दीजिए, ये मुझे नहीं लगता वो अफोर्ड कर सकते हैं, पहली बात। तो वोटिंग के लिए रुकने वालों की संख्या, मेरे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन जैसे मैं और भी कुछ लोगों को जानता हूं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, वो मैं देख रहा हूँ गांव में अभी तक रुके हुए हैं, ब्लू कॉलर वाले निकल गए हैं। कुछ वैसे लोग हाँ जरूर रुके हैं जो जनरली भी जब इस समय आते हैं छठ के आसपास, तो या तो धान कटवा के जाते हैं, या जैसे अभी लैंड रिकॉर्ड्स वाला जो काम हो रहा था उसको करके जाएंगे, लेकिन सिर्फ वोटिंग के लिए रुके हो ब्लू कॉलर वर्कर्स, इसमें मेरे को डाउट। तीसरा आते हैं कि ये जो लोग रुके हैं किसको वोट करते हैं। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि ये जो लोग रुके हैं, इनका वोटिंग पैटर्न वैसा ही होगा जैसा एग्जिस्टिंग यहाँ के लोगों का है। उसको आप डिफरेंट वोटिंग ब्लॉक के तौर पर मत देखिए। अगर इसी गांव में, किसी गांव में जात के नाम पर वोट पड़ रहा है, तो जिस जाति से आते हैं और उनका झुकाव जिस पार्टी की ओर होता है, वो अपने परिवार के साथ उसी के लिए वोट डालेंगे। वो कोई नया वोटिंग ब्लॉक के तौर पर नहीं आ रहा है कि एकदम सब मिलके कोई एक पार्टी को या एक ग्रुप को वोट डाल रहे हैं। उनका वोट भी वैसे ही बटेगा। चौथा, मैं जन सुराज का जो इसमें रोल है, जन सुराज का देखिए, उसको वोट्स पड़ रहे हैं बहुत सारी सीटों पे, जैसा पंकज जी भी बोल रहे थे, लेकिन फिर से वो वोटिंग ब्लॉक कहां से आ रहा है वो हमें समझना पड़ेगा। देखिए कई बार क्या होता है, जहां पे दो बहुत डोमिनेंट पार्टीज या गठबंधन होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तीसरे विकल्प की तलाश होती है। कई स्टेट्स में कई बार आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी ये रोल अदा करती रही है, कई बार कम्युनिस्ट पार्टी ये रोल्स अदा करती रही है। यहां भी बहुत सारी सीटों पे आप देखेंगे कि जो वोट पड़ रहे हैं जनसुराज को, पहला, एक तो वहां पे उस कैंडिडेट का वोट, वो जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी वहां पे सामाजिक कार्यकर्ता है, पहले से राजनीति में है, चुनाव भी लड़ चुके हैं कुछ वैसे, तो उनका एक वोट है तो उनको पड़ रहा है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं बक्सर की सीट का, दोनों तरफ से जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण कैंडिडेट है, जनसुराज ने वहां पे एक कुशवाहा कैंडिडेट उतारा, तो जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको एक ऑप्शन मिल गया कि यार हमारी जाति का एक बंदा है तो इसको वोट दे सकते हैं, तो कुशवाहा वोट उनको मिल रहे हैं जनसुराज के। मगर मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि एक नए वोटिंग ब्लॉक की तरह कहना, या ये कहना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक मुद्दे से साथ आए हैं कि हाँ हम बेरोजगारी या पलायन के कारण या फिर शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ये जो पूरा ब्लॉक है ये वोट डाल रहा है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो एनालिसिस है ये थोड़ा अर्बन एनालिसिस हो जाएगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं, एनालिसिस फिर हो ये जाएगा। इशारा तो ग्राउंड पे करता मैं है इसको ना बहुत डॉक्टर heavy voting नहीं देखता। मृत्युंजय जी, ये इशारा तो फिर करता है ना कि अगर जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं ठीक है कि कहीं कुशवाहा कैंडिडेट है जनसुराज का या कहीं लोकल इश्यूज पे, लेकिन ऐसे कई कैंडिडेट हैं फिर वो बीजेपी और एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पंकज सर ने भी कहा कि 70% के करीब सीट ऐसी हैं जहां पे ज़्यादा नुकसान एनडीए को ही कर रही है जनसुराज। तो फिर ये तो इशारा ऐसा है कि जिसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मिलेगा। मैं इसमें अंकित जी यही मानता हूँ, फिर से बहुत सीट बाई सीट आपको देखना पड़ेगा, वो कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल अगर बक्सर का ही दिया, अब वहां के जो कुशवाहा वोटर्स हैं, आपको ये देखना होगा कि ट्रेडिशनली वो किसको वोट दे रहे थे। ट्रेडिशनली वो मैक्सिमम वहां पे देख रहे थे, आप कांग्रेस को वोट दे रहे थे जो वहां के उनके कैंडिडेट थे। तो वहां पे जो कुशवाहा कैंडिडेट है वो आप देखेंगे तो महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे थोड़ा आपको सीट वाइज देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कौन है। मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा बात होती है कुमरार के सीट की कि वहां पे जनसुराज बहुत आगे चल रहा है, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा, तो वहां उन मुद्दों के कारण नुकसान नहीं पहुंच रहे। आप ये इस बात को समझिए, वहां इस कारण नुकसान पहुंच सकता है कि वो एक जाति से आते हैं जिस जाति के लोग नाराज हैं
और उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है उनके तौर पर जिसको वो वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा ग्राउंड पे जब जाएंगे तो आपको सीट बाय सीट या रीजन बाय रीजन देखेंगे तब समझ में आएगा। और उसको एग्रीगेट करके अभी से बता देना थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कि किसका ज्यादा वोट कट रहा है। ठीक है, पंकज सर के पास चलेंगे। पंकज सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं का, डॉक्टर संजय ने जिस तरीके से कहा, आपने सुना भी होगा, मृत्युंजय जी भी बोल रहे हैं कि महिलाओं के वोटर्स पे इफेक्ट ज्यादा है और वो ज्यादा निर्णायक होगा। अब आपका अनुमान क्या कहता है कि क्या वाकई में यही स्थिति है और जनसुराज के जो वोट्स आएंगे वो उतना प्रभाव नहीं डालेंगे एनडीए पर और रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे पहले का जो तरीका था, या आपको लगता है कि कुछ है इसमें अलग? देखिए, जन स्वराज पार्टी कई सीटों पर फैक्टर तो है ना अंकित। अभी मृत्युंजय जी जो कह रहे थे ये सच बात है कि केसी सेना बड़े नाम हैं और जाति एक बड़ा आधार है कि कुम्हरार में अक्सर कायस्थ समाज के लोग ही लड़ते रहे, तो कायस्थों में इसकी नाराजगी है। लेकिन उस नाराजगी को अगर मान लीजिए कि कोई कमजोर कैंडिडेट होता, वो कास्ट भी होता, कमजोर होता, नामचीन नहीं होता, तो क्या वो इतना इफेक्टिवली चुनाव लड़ पाता क्या? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कास्ट फैक्टर है लेकिन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को समझिए कि जन स्वराज पार्टी ने ही कुछ ऐसे उम्मीदवार चुन लिए जिनको दूसरी पार्टी से इंपोर्ट कर लिया। जैसे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर से आए, तो ब्रह्मपुर से आए, उनको टिकट दे दिया गया और वो मैदान में टिके भी नहीं। जन स्वराज पार्टी की आप कह लीजिए कि एक तरीके से, भले ही जन स्वराज पार्टी कहे कि बीजेपी ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया, लेकिन आपने इस तरह के लोगों को टिकट भी दिया जो कि किसी और पार्टी से टिकट चाहते थे, तो वहां पर आपकी किरकिरी भी हुई है। आपके बारे में लोगों ने इसकी चर्चा की है कि क्या आपने अपने कमिटेड कैडर को टिकट दिया क्या। अब जैसे पीयूष प्रियदर्शी की बात कर लीजिए। पीयूष प्रियदर्शी क्या कर रहे हैं मोकामा में? पीयूष प्रियदर्शी खुद धानुक समाज से आते हैं, ठीक है, वो प्रोफेसर हैं, बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं, लेकिन वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि दुलारचंद यादव को साथ लेकर के चल रहे थे, वो भी कास्ट पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। अभी किसी बाहुबली को साथ लेकर के चल रहे हैं, कल फिर जब पार्टी पुरानी होगी तो बाहुबली को टिकट देना शुरू कर देंगे, फिर पार्टी इसी लाइन में खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखिए, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो मुद्दा चर्चा में है और कई जगह पर इनके उम्मीदवार का सिलेक्शन अच्छा है तो वो फिर उम्मीदवार प्रभावी भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में ए.के. दास, चेरिया बरियारपुर में डॉक्टर मृत्युंजय, हसनपुर के उम्मीदवार, ऐसे कई सारे उम्मीदवार हैं जो इफेक्टिव दिखाई पड़ते हैं क्योंकि काफी समय से एक कमिटेड नेता कैडर की तरह वो काम कर रहे थे। उसमें जाति भी एक फैक्टर है, जाति को आप टोटली दरकिनार कर दीजिए, वो बिहार में संभव नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर पहले फेज को आप देखेंगे और आपने जो सवाल किया है कि किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, तो पहले फेज में मुझे ये दिखाई पड़ता है कि ज्यादा नुकसान एनडीए को ही हो रहा है। अब कुशवाहा को ओवरऑल तो आप एनडीए का ही वोटर मानेंगे ना। जब अगर उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, सम्राट चौधरी साथ हैं, तो कुशवाहा वोटर्स तो एनडीए का ही वोटर माना जाता है। अब वो वोटर छिटक करके किसी और कुशवाहा, जैसे अगर मोकामा में हम पीयूष प्रियदर्शी की बात करें और वहां जो मेरे पास जानकारी है कि 40% वोट जो है वो पीयूष प्रियदर्शी लेके चले गए, तो ये जो ज्यादातर वोट था वो एनडीए का ही वोट था ना। तो हुआ क्या कि जन स्वराज के आने से धानुक समाज को एक विकल्प भी मिला, पर विकल्प इसलिए ऐसा मिला क्योंकि जाति भी एक फैक्टर है कि पीयूष प्रियदर्शी उसी जाति से आते हैं। तो जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं वो भी बहुत हद तक सही है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि लोगों को एक विकल्प मिला। अब यही विकल्प ज्यादा स्टेबल दिखेगा। मैंने आपको कहा ना कि राजनीति में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बड़ा फैक्टर होता है। जब ये विकल्प स्टेबल दिखेगा, क्योंकि जन स्वराज के लिए ये पहला चुनाव है,
तो फिर हाँ। क्या होगा कि लोग उस पसंद को, उस मुद्दे को पसंद करते हुए वोट में तब्दील करने लगेंगे, और जब वोट में तब्दील करेंगे तो रिजल्ट में भी ये परिणत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए अगर आप एक लाइन में मुझसे सुनना चाहेंगे कि फर्स्ट फेज में जन स्वराज पार्टी से किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है एनडीए को ज्यादा नुकसान हो रहा है। सेकेंड फेज का मैं इंतजार करूंगा। हाँ, स्पेकुलेट जरूर कर सकता हूँ कि सेकंड फेज में ज्यादा महागठबंधन को नुकसान होगा, खासतौर पर अगर सीमांचल और कई इलाकों की बात करें तो। पर फर्स्ट फेज की बात करेंगे तो मैं ज्यादातर सीट पे, क्योंकि मैं चिड़िया बरियारपुर की बात करूं, वहां साफ एनडीए को ही नुकसान हुआ है। मैं अगर तेगड़ा की भी बात करूं तो एनडीए को ही नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में बिजेन चौधरी आगे दिख रहे हैं, तो वहां पर भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो एनडीए को ही नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर एक दास भी जीतते हैं तो एनडीए को ही नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। इंदु गुप्ता जहां से लड़ रही हैं, एनडीए को ही नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुझे एनडीए को ही नुकसान, केसी सिन्हा की बात कर लें कुमरार में, तो एनडीए को ही नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ता है। वंदना गुप्ता जहां से लड़ रही है पटना में, एनडीए को ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जहां पर बिट्टू सिंह लड़ रहे हैं वो एनडीए को ही नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। तो जन स्वराज पार्टी पहले फेज में ज्यादा नुकसान एनडीए का कर रही है, ये बहुत साफ है। जहां तक महिलाओं के अधिक संख्या में आकर वोट करने का सवाल है, तो महिलाओं का रुझान मुझे जमीन पर ज्यादा नीतीश कुमार की तरफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं एक चीज और देख रहा हूं कि जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी, या कई लोग कहते थे कि नीतीश और कमजोर होंगे, मुझे नहीं लगता नीतीश कमजोर हो रहे हैं। इस चुनाव के बाद नीतीश और मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा मैं जमीन पर देख पा रहा हूँ। ठीक ठीक। मैं आलोक वत्स जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ ही रहा था कि जन स्वराज ज्यादातर नीतीश, और सीट बाकायदा सीटों को गिनाया पंकज सर ने अभी कि इतनी इतनी सीटों पर जन स्वराज नुकसान कर रहा है एनडीए का। लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि ये नुकसान किस लेवल का हो सकता है? क्या 5,000 वोट काट लेना, 7,000 वोट काट लेना, 10,000 वोट काट लेना, इस टाइप का नुकसान है? फिर भी अगर एनडीए जीती है तो क्या इसको नुकसान माना जाएगा, या लगता है कि ये इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि 10-20 सीटें हरा सकती है, जैसे एलजेपीआर ने पिछली बार नीतीश कुमार को हराया था? देखिए, पंकज जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम लिया है उसका सही आकलन यही है जो वो बता रहे थे। इसमें मैं कुछ और ऐड कर देना चाहूंगा। साहेबगंज भी, जहां से राजू सिंह लड़ रहे हैं, वो भी फंसा हुआ है। पारू भी जन स्वराज के कारण फंसा हुआ है। परुराज भी जन स्वराज के कारण फंसा हुआ है। सीतामढ़ी भी फंसा हुआ है, और रितु जायसवाल के कारण सुरसन भी फंसा हुआ है। रूनी सैदपुर में भी जन स्वराज मजबूती से लड़ रहा है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पंकज मिश्रा पर पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि महिलाओं की जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, वो आप बारिंग द मुस्लिम लेडीज या 2-4-10 और छोड़ दीजिए, 95% वो नीतीश कुमार को वोटर है। अभी कह रहे थे कि 10,000 से क्या हो सकता है। अरे, जो आदमी 200-300 रुपया दिहाड़ी कमाता हो, उसको एकाएक 10,000 मिल गया तो उसके लिए तो समझिए गड़ा हुआ सोना मिल गया। वो जो ग्राउंड रियलिटी है, हमारे आपके लिए 10,000 कुछ नहीं होगा, लेकिन उस महिला के लिए, उस पुरुष के लिए बहुत है। और उसको ये भी अपेक्षा है कि इसी को वोट देंगे जे हमरा वोट, जे हमरा पैसा देला, तो फिर और मिला, मतलब फिर और मिलेगा उसके आगे। ये भी चीज उसके अंदर पनप रही है। अभी जो कह रहे थे प्रवक्ता जन स्वराज, वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये कैसे प्रदेश चलना चाहिए, ये सब बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है कानों को। लेकिन उस वर्ग को, जो निहायत गरीब तबका है, जो स्कूल भी नहीं गया, किसी तरीके से अपनी 2 शाम को मीट कर रहा है, उसको ये सब बातें समझ में नहीं आती। और उसकी परसेंटेज 26% के लगभग है। ठीक है सर, विवेक जी इनको की ये प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय समाप्त हो गया है। विवेक जी, आलोक जी भी कह रहे हैं कि
वोट परसेंटेज जब आप कह रहे हैं कि जो बढ़ा है, और पंकज सर ने भी गिनाया कि कई सीटें हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें, गिनाने के लिए 25 सीटें हो सकती हैं जहां पे आप मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन लार्ज स्केल पे पूरे स्टेट की जब बात कर लें तो महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न है उसको भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी तक ये बातें आ रही हैं। क्या आपको लगता है, और दूसरी चीज ये भी है कि एक तरफ आप अगर एक्स्ट्रा वोट गेन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये भी है कि एनडीए सरकार का वोट भी बढ़ रहा है, वो एक्स्ट्रा वोट ऐड कर रही है महिला वोट बैंक के तौर पे। क्या आप इसको नहीं मानते हैं? भाई अंकित, ऐसा है, यही तो बिहार की दुर्गति है कि 40 साल से इस देश का सबसे गरीब राज्य है। आलोक भाई जो बोल रहे हैं कि भैया 10,000 उनके लिए बहुत बड़ी बात है, 10,000 हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं कोई एयर कंडीशन रूम में बैठकर हम लोग ये आकलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग 7,000 गांव में पैदल गए हैं। आपको बिहार के 12,000 गांव के नाम बता देंगे। जितने विश्लेषक इनके चैनल पे आए, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो कर रहे हैं विश्लेषण पिछले 4-5 दिन से, 10 गांव का नाम बता दें भैया। जो आलोक जी बोल रहे हैं कि वो बिहार की महिला को ये भी तो पता है ना कि 40 साल से वो इतने गरीब क्यों है, और जो अमीर है अमीर क्यों होता जा रहा है। बिहार गरीब राज्य नहीं है, बिहार में जनता गरीब है। नेता तो हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, ये जनता को नहीं दिख रहा है। आज नहीं दिखेगा तो कल दिखेगा। राजनीति में सिर्फ एक चुनाव जीत जाना हार जाना नहीं है। गांधी जी और जेपी और अंबेडकर बाबा साहब चुनाव लड़कर भारत को नहीं बदले थे, उन्होंने आकर समाज में काम किया। जन सुराज यहाँ पर एनडीए को हराने और राजद को हराने नहीं आया है। हम लोग को यहाँ पर बैठे हुए नहीं थे जिंदगी भर राजनीति करने के लिए। वापस आए बिहार में कि बिहार को दुर्गति से बाहर निकाला जाए, बिहार में राजनीतिक नीडल घुमाया जाए, ताकि बिहार में ये जो बंधुआ मजदूरी चल रही है कि भैया कोई भी नेता बना हुआ है बस उसको नेता का बेटा होना है, उसको बदलने के लिए आए हैं अंकित भाई। और वो बदलाव होगा, आज नहीं तो कल होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। आप मुझे फिर से बुला लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोगों ने जाकर जो वोट किया है वो आलोक और विवेक को थोड़ी ना बताएंगे आकर किसको दबाया है। लोगों ने दबाया है जाकर अंदर अकेले में, तो किस पर समय दबाया समाप्त है। हो गया है विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर आलोक सर धन्यवाद, डॉक्टर संजय जी और मृत्युंजय जी और पंकज सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बिहार में जो वोटिंग पैटर्न है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे चर्चा करना, विश्लेषण करना लगातार चल रहा है। लोग दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर में ये इतना बड़ा उछाल जो लगभग 9% के करीब आया है, 8.5%, 9% के करीब, इतना ज़्यादा वोटिंग पैटर्न अगर बढ़ा है तो वो इशारा किस ओर कर रहा है। तेजस्वी यादव भी खुश हैं, उनको लग रहा है कि हमारी सरकार बन सकती है, और हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एनडीए नाखुश नहीं है। एनडीए भी कह रही है कि हमारी जो महिला वोटर्स हैं और हमारे जो वोटर्स हैं वो बढ़े हैं। लेकिन खुशी जनसुराज को भी है। जनसुराज कह रही है कि जिन मुद्दों पे हम लड़ रहे थे वो मुद्दे प्रभावी हुए हैं, और जाहिर सी बात है वोट बढ़े हैं। कई सीटों पर हम तगड़े से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब सारे लोग खुश हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर परिणाम क्या होगा, अब उसका ही इंतजार कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।